स्टूडेंट हमारी जो नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी, तो उसमें हमारी 10 हो चुकी थी और आज हमारी 11 है, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया था, और माफ़ कीजिएगा, आज भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई है, तो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आज भी मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो स्लो ये चल रहा है, तो इसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोग देख लीजिएगा, और मुझे लगेगा कि ये एक्सप्लेन करना है तो मैं अपने नेक्स्ट टाइम इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और बीच बीच में अगर लगेगा तो करती चलूँगी। लेकिन आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। कंप्लीट तो नहीं होगा, क्योंकि 21 हैं ये और आज हम 11 पे हैं, तो बस इसीलिए कि गैप ना हो और हमारा कोर्स पिछड़ ना जाए, तो इसीलिए मैं आज ये थोड़ा सा, इसमें समझाने लायक चीज़ें भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि समझाने लायक चीज़ें नहीं है, बस ये है कि जानने के लिए मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसे करा देती हूँ, जिससे जो ज़रूरी है उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसे। तो हमारी नीतियाँ चल रही थी, तो नीतियों में हमारी 10 हो गई थी, जिसमें व्याख्यान नीति, प्रदर्शन नीति, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति, निरीक्षित अध्ययन नीति, अन्वेषण नीति, प्रायोजना नीति, दत्त कार्य नीति, समस्या समाधान नीति, वार्तालाप नीति और समीक्षा नीति हमारी हो चुकी थी। आज हमारी अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है, तो शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए नीतियों, विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, और इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और शिक्षण विधियाँ वो होती हैं जिस ढंग से शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और युक्तियाँ वो विधियों में प्रयोग की जाती हैं, और युक्तियाँ और विधियों को एक ही मान लिया जाता है, और जो नीतियाँ इन्हें एक ही मान लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। और युक्तियों का यूज़ हम क्यों करते हैं या कोई शिक्षक क्यों करता है, तो जो छात्रों की समस्याएं होती हैं उन्हें सरलता से उनका समाधान करने के लिए तरह तरह की युक्तियों का यूज़ किया जाता है। मैंने विधि और प्रविधि में भी अंतर बताया था। इसे भी बहुत से लोग एक ही मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी अलग अलग है। विधि वह होती है जिसके द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है, और प्रविधि में शिक्षक की सारी गतिविधियां निहित होती हैं। तो हमने थोड़ा सा पिछला देख लिया है, जिससे आप लोग आसानी से आगे का समझ सकें कि हम किस टॉपिक पर थे। तो ये सारी मैंने नीतियाँ, विधियाँ और प्रविधियाँ सब बता दी हैं, युक्तियाँ भी बता दी हैं। आज हमारी नीति चल रही थी, तो वो 11 थी, तो आइए इसे जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। समझाने लायक है नहीं कुछ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से रीड करा रही हूँ, बस जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें क्या है। बाकी समझ ना आए तो मैं थोड़ा सा मतलब जब मेरी थोड़ी सी ये आँख की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं अच्छे से इसे पढ़ के और एक्सप्लेन कर दूंगी। और अभी क्या है ना कि मैं केवल एक बुक में से आपको ये रीड करा रही हूँ। अभी मैं इसमें कुछ बिना देखे ही मैं आपको करा रही हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। बाकी जो मेरे और नोट्स बने हुए हैं उनको कुछ भी, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी आँख में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए बस चलिए देखते हैं। ये बार बार कहना अच्छी बात नहीं है, काम तो काम ही होते हैं, कि ये एक्सक्यूज़ होते हैं तो ये नहीं देने चाहिए, पता है मुझे, लेकिन चलिए देखते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं जब भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। ट्यूटोरियल या अनुवर्ग एक ऐसी शिक्षण नीति है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ये जो ट्यूटोरियल या अनुवर्ग
कैसी नीति है? जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों, मतलब समूह के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है समूह में, और एक व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन दी हुई है लॉरेंस ओल्डरिंग ने, तो ये आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षण नीति में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं और छोटे छोटे समूहों में शिक्षक पहुंचकर उस समूह की समस्याओं तथा मुश्किलों की खोज करता है और छात्रों को उनके सही हल तक पहुंचने में मदद करता है। ट्यूटोरियल में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ पढ़ाई संबंधी जटिलताओं पर भी आवश्यक ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसको गहन शिक्षण का माध्यम भी कहा जाता है। ट्यूटोरियल के द्वारा ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों से उच्च स्तरों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यह छोटे बच्चों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है और ये इसके 3 प्रकार होते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल, सामूहिक ट्यूटोरियल और प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल। तो ये 3 इसके प्रकार दिए हुए हैं। निरीक्षण युक्त में देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या है। ट्यूटोरियल में शिक्षक के साथ छात्र व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श तथा वार्तालाप करता है। सामूहिक ट्यूटोरियल में साधारण स्तर के छात्रों को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है और प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल में शारीरिक कौशल, प्रयोगशाला कार्य आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन तथा उनका समाधान किया जाता है। मूल्य विकसित करने के लिए यह शिक्षण नीति पिछड़े तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है। यहाँ तक समझ आ गया होगा और सब लोग जानते ही होंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। ट्यूटोरियल की विशेषताएं ये देखते हैं। यह शिक्षण के सुधारात्मक पक्ष पर ध्यान देती है। छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। छात्रों की उपलब्धियां बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये कोई देखना चाहे तो देख सकता है। इस प्रक्रिया में कार्य पूरा करने के लिए प्रारंभ में छोटे छोटे संकेत छात्रों को दिए जाते हैं, जिन्हें बाद की समस्या सुलझाते समय धीरे धीरे विड्रॉ करते जाना चाहिए। आगे देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। एक शिक्षक केवल अपने विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भली भांति कर सकता है, दूसरे विषयों में वे ज़्यादा रुचि नहीं लेते। शिक्षक कभी कभी कुछ विशेष छात्रों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जबकि ट्यूटोरियल उस समूह के प्रत्येक छात्र के लिए होता है। कुछ छात्र दूसरे छात्रों को बोलने के बहुत कम अवसर देते हैं। छात्रों के विभिन्न वर्गों में स्पर्धा का विकास होता है। शिक्षक को छात्रों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए जो सुझाव हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षक को निष्पक्ष रहकर समूह के सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों के अनुभवों, रुचियों तथा विशिष्टीकरण के आधार पर ही उन्हें छात्रों की ट्यूटोरियल कक्षाएं देनी चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सभी छात्रों को अपनी बातें तथा कठिनाइयां सामने रखने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। जहां तक हो सके समूह निर्माण की प्रक्रिया का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। सुधारात्मक शिक्षण के साथ साथ इसका उद्देश्य सामान्य समस्या समाधान कौशल विकसित करने का भी होना चाहिए। विभिन्न समूहों में जागृत स्पर्धा तथा ईर्ष्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये इसके सुझाव हैं। ये हमारी अनुवर्ग या ट्यूटोरियल नीति थी जो कि अब फिनिश हो गई है। कल हम ये ऐतिहासिक खोज नीति देखेंगे। इसमें अगर कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो
तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये देख लीजिएगा, रीड कर लेंगे तो ही आपकी समझ में आ जाएगी, कुछ है नहीं इसमें, और नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। और ये इसकी सीमाएं और ये इसके सुझाव आप लोग देख लीजिएगा। और मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। पता है आप लोग को, 2 दिन पहले आंधी आई थी हमारे यहाँ, तो तब से ही मेरी आँख में कुछ पड़ गया और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या पड़ गया। तो उसकी वजह से मैंने अपनी आँख को ना बहुत ज़्यादा खुजा खुजा के उसमें एकदम घाव सा कर लिया है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से बस कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, तो मैं उसे बता दूँगी। और जो लोग नए हैं हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।